हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था रदरफोर्ड स्कैटरिंग, रदरफोर्ड प्रकीर्णन, जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में ये इक्वेशन निकाली थी। हमारे पास में क्या था, एक न्यूक्लियस था और यहाँ से हमारा जो अल्फा पार्टिकल आ रहा था वो इस न्यूक्लियस से रिपल्सिव फोर्स के कारण क्या हो रहा था, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहा था और इसे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। जहां पर हमारे पास में फाई जो था वो स्कैटरिंग एंगल था और ये जो स्कैटरिंग एंगल यहाँ पर बनता है वो इसकी इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन के बीच में बनता है। और हमने डिफाइन किया था बी को, बी यहाँ पर क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर। ये जो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर होता है, संघात प्राचल हम इसे कहते हैं। ये वो डिस्टेंस होती है जो कि ये जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो बिना डिफ्लेक्ट हुए इस न्यूक्लियस के पास से गुजरता। ठीक है, तो यहां तक हमने प्रीवियस लेक्चर में सोल्व कर लिया था और ये हमारी इक्वेशन आ गई थी। इस इक्वेशन में हमारा P क्या था, जहां P इक्वल टू 2E/b² था। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सोल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी पाथ की इक्वेशन कैसी होगी वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास में आर का मान आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो पाथ है वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। du/d का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/b² माइनस का 2u/p यह आ जाएगा 1/b² माइनस का 2u/p माइनस का u²। और इसको हम लिख सकते हैं du/d का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/b² प्लस का 1/p² का होल स्क्वायर माइनस 1/b² प्लस 1/p² माइनस 1/p प्लस u का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर हम इसे ओपन करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, 1/p प्लस u का होल स्क्वायर, 1/p² प्लस का 2u/p और प्लस का u², यही आएगा। अगर हम a+b² से इसको ओपन करते हैं और बाहर साइन क्या है, माइनस का है, तो 1/b² प्लस 1/p², तो 1/p² से माइनस 1/p² ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा अपना, माइनस का 2u/p और माइनस का u² बच जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 1/b² प्लस 1/p² और माइनस का, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारा जो du/d है वो क्या हो गया, 1/b² प्लस का 1/p² माइनस का 1/p प्लस का u का होल स्क्वायर की पावर हाफ और du का मान हो जाएगा 1/b² प्लस 1/p² माइनस का 1/p प्लस u का होल स्क्वायर की पावर हाफ d थीटा। ये हमारे पास में क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब हम ये वाली जो वैल्यू है ब्रैकेट वाली, इसको हम du के अपॉन में ले लेते हैं। तो यहां से अपने पास में क्या आएगा, du डिवाइडेड बाय 1/b² प्लस का 1/p² माइनस का 1/p प्लस u का होल स्क्वायर की पावर हाफ इक्वल टू d थीटा। इसको इंटीग्रेट करें हम, इसको इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो यहां से हमारे पास में मान क्या आ जाएगा, समाकलन करने पर तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी
माइनस का कोस इनवर्स, कोस इनवर्स यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन का, तो यह आ जाएगा माइनस का कोस इनवर्स u प्लस 1/p डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1/b² प्लस 1/p², यानी ये जो हमारा a अगर हम इसको माने तो इसका स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे इसको, यहाँ पर इसका तो हमारा स्क्वायर है, अगर हम इसे a और इसे x माने तो इसका तो हमारे पास में क्या है, स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसकी पावर हाफ ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1/b² प्लस का 1/p² की पावर हाफ इक्वल टू थीटा। तो जो हमारा कोस इनवर्स u प्लस 1/p 1/b² प्लस का 1/p² की पावर हाफ इक्वल टू थीटा, तो कोस इनवर्स को अगर हम उस साइड ले लें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, u प्लस 1/p और ये हमारा हो जाएगा 1/b² प्लस का 1/p² की पावर हाफ इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया, कोस थीटा आ गया, इसको लिख लो। ठीक है, यहां तक आ गया अपना। तो अब जो वैल्यू है इस माइनस को पहले हम यहां से हटा सकते हैं, कोस माइनस थीटा हमारा कोस थीटा ही होता है। ठीक है, कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर अपनी u प्लस 1/p 1/b² प्लस का 1/p² की पावर हाफ इक्वल टू कोस थीटा आ गया, और इसे हम लिख सकते हैं u प्लस 1/p इक्वल टू 1/b² प्लस का 1/p² की पावर हाफ कोस थीटा। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा यूपी प्लस 1 डिवाइडेड बाय p, और ये आ जाएगा, इसमें से हम p² को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहां से अगर हम p² को कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा अपना, ओनली p आएगा, तो ये आ जाएगा 1/b² प्लस का 1/p² की पावर, इसको हमने कॉमन ले लिया p² को, तो ये आ जाएगा p² अपॉन b² प्लस 1 इसकी पावर हाफ, और p² को हमने कॉमन लिया, पावर हाफ है तो बाहर p आया अपना, और ये आ गया कोस थीटा। तो p से p कैंसिल, ये इक्वेशन बन गई यूपी प्लस 1 इक्वल टू p² अपॉन b² प्लस का 1 इसकी पावर हाफ कोस थीटा। यूपी प्लस 1 और p² अपॉन b² प्लस 1 की पावर हाफ कोस थीटा हमारे पास में आ गया। अब जो हमारी ये वाली वैल्यू है इसको हम लोग मान लेते हैं, माना E इक्वल टू p² अपॉन b² प्लस 1 की पावर हाफ, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में माना था। ठीक है, वैसे हमारे पास में जब हम इक्वेशन सोल्व की थी हमने R इक्वल टू p अपॉन 1 प्लस e कोस थीटा जो हमारी इक्वेशन आई थी, तो इसी प्रकार जो हमारा p और e था इसेंट्रिसिटी थी, वैसे यहाँ पर इनको लिख रहे हैं। तो ये हमारा आ गया E इक्वल टू p² अपॉन b² प्लस 1 की पावर हाफ, तो ये आ जाएगा यूपी प्लस 1 इक्वल टू ई कोस थीटा, और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं यूपी प्लस 1 इक्वल टू ई कोस थीटा। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं यह आ जाएगा अपने पास में यूपी प्लस 1 या यूपी इक्वल टू ई कोस थीटा माइनस का 1, तो u इक्वल टू हो जाएगा ई कोस थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय p, और u हमने किसको माना था, 1/r को, तो 1/r ई कोस थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय p।
और r इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन e कोस थीटा माइनस का 1। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। यानी इसका पाथ कैसा होगा, क्योंकि एटॉमिक पार्टिकल्स का जो पाथ होता है वो व्यवहारिक रूप से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो इनके लिए स्कैटरिंग मेथड को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो पाथ की इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है, r इक्वल टू पी अपॉन ई कोस थीटा माइनस का 1 आ रही है। और ये हमारी जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, अति परवलय की हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो हम लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण हाइपरबोला की इक्वेशन है, अति परवलय का समीकरण है, अति परवलय का समीकरण है। अतः प्रतिकृषि, यहां पर क्या था, रिपल्सिव फोर्स था, तो प्रतिकृषि बल, रिपल्सिव फोर्स के अंदर जो हमारा मूविंग पार्टिकल है उसका पाथ कैसा होगा, अति परवलयिक होगा। बल के अधीन गतिशील कण का पथ अति परवलयिक इसका पाथ हाइपरबोलिक होगा, अति परवलयिक होगा। तो ये जो हमारी ट्रेजेक्ट्री आएगी वो कैसे आएगी, हाइपरबोलिक आएगी। ये पाथ जो आएगा वो हाइपरबोलिक होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या था, न्यूक्लियस था, और इस न्यूक्लियस से क्या हो रही थी, स्कैटरिंग हो रही थी अल्फा पार्टिकल की, और यहां से हम उसका पाथ निकाल सकते हैं। अब हम लोग निकालते हैं कि जो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर है b और इस स्कैटरिंग एंगल के बीच में क्या रिलेशन आता है। इसको लिख लो। हो गया यहां तक। तो अब हम नेक्स्ट निकालते हैं कि हमारा जो इम्पैक्ट पैरामीटर बी है और फाई के बीच में रिलेशन। तो यहां पर हम निकाल रहे हैं रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल। तो हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर स्कैटरिंग एंगल क्या है। इम्पैक्ट पैरामीटर हमारा वो डिस्टेंस है जिससे कि ये हमारा पार्टिकल जो है वो बिना डिफ्लेक्ट हुए इस न्यूक्लियस के पास से गुजरता। अगर यहाँ पर इनके बीच की जो इंटरएक्शन है वो क्या होती, 0 होती। यहाँ पर अगर रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा होता तब जिस निकटतम दूरी से, या हम कहें कि जिस डिस्टेंस से ये इस न्यूक्लियस के पास से गुजरता, यानी अपने पाथ पर बिना डिफ्लेक्ट हुए गुजरता, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, इसकी इम्पैक्ट पैरामीटर बी कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा फाई है, फाई क्या होगा, स्कैटरिंग एंगल है। स्कैटरिंग एंगल कौन सा एंगल होगा कि जो पार्टिकल है उसकी इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होगा, प्रारंभिक और अंतिम दिशा के बीच का जो कोण है वो क्या कहलाता है, फाई कहलाता है। यानी जब पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल वो न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा
तो ये इस रिपल्सिव फोर्स के कारण एक निकटतम पहुंच की दूरी तक ही जा पाता है, एक क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस तक जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसकी एक फिक्स डिस्टेंस होगी जिसे कि हम क्या कहते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस कहते हैं। उस दूरी तक ये पहुंच पाता है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब वो डिफ्लेक्ट होता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और इन दोनों डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होगा वो फाई होगा, स्कैटरिंग एंगल होगा। तो इनके बीच में हम रिलेशन निकालें। हमारी जो इक्वेशन थी R इक्वल टू P अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा माइनस 1 में, अगर हम इस इक्वेशन में ई कोस थीटा माइनस 1 यानी ई कोस थीटा इक्वल टू 1 रख दें, ई कोस थीटा इक्वल टू 1 रखने पर R इक्वल टू इंफिनिटी हो जाता है तथा यह क्या कहलाता है, R इक्वल टू यहां पर अपना इंफिनिटी हो जाएगा और इसे हम क्या कहते हैं, इस त्रिज्य सदिश को तथा इस त्रिज्य सदिश को अनंतदर्शी एसिम्प्टोट कहते हैं। अनंतदर्शी कहते हैं तथा यहाँ पर अपने पास में क्या होंगी, ये दो डायरेक्शन होंगी जो अनंत वाली है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इनका वो कितना है, थीटा नोट है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ये त्रिज्य सदिश अल्फा कण की, ये त्रिज्य सदिश अल्फा कण की प्रारंभिक एवं अंतिम त्रिज्य दिशाएं होती हैं। प्रारंभिक एवं अंतिम त्रिज्य दिशाएं होती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये अनंतदर्शी आ रहा है, एसिम्प्टोट आ रहा है, वो क्या है, ये हमारे रेडियल वेक्टर है, जहां पर ये रेडियल वेक्टर क्या है, इसकी अल्फा पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल ये रेडियल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, इसकी इनिशियल और फाइनल रेडियल डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा नोट बन रहा है, इनिशियल और फाइनल दोनों। तो हम लिख सकते हैं कि कोस थीटा नोट हमारे पास में क्या हो जाएगा, जब हम ई कोस थीटा इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा ई कोस थीटा इक्वल टू 1, तो हमारा थीटा नोट इक्वल टू आ जाएगा। इस कंडीशन के अंदर जब ई कोस थीटा इक्वल टू हमारा 1 है तो उस टाइम पर हम थीटा इक्वल टू क्या ले रहे हैं, थीटा नोट। तो ई कोस थीटा नोट इक्वल टू 1, तो थीटा नोट इक्वल टू आ गया कोस इनवर्स 1/e और यहाँ पर ये दोनों एंगल हमारे क्या है, थीटा नोट, जो कि इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन के एंगल है इस NOX हमारी जो एक्सिस है इसके साथ में। तो यहां से अपने पास में आ गया ई कोस थीटा नोट इक्वल टू 1। तो थीटा नोट इक्वल टू कोस इनवर्स 1/e, जहां थीटा नोट NOX एक्स के साथ जो हमारा अनंतदर्शी त्रिज्य सदिश है यानी ये जो हमने एसिम्प्टोट डिफाइन किया है इसके एंगल हैं, एक्स के साथ अनंतदर्शी त्रिज्य सदिश के कोण हैं। तो यहां से हमारे पास में ये थीटा नोट की वैल्यू आ गई। अब जो हमारा फाई है, फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई इक्वल टू अपने पास में क्या आ जाएगा,
फाई इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा नोट। यहाँ पर जो हमारा टोटल एंगल होगा ये कितना है, पाई एंगल होगा, ये वाला जो हमारा एंगल है। और ये दोनों एंगल कितने बन रहे हैं, ये वाला हमारा थीटा नोट है, ये वाला थीटा नोट है। तो ये जो बचा एंगल फाई वो कितना हो जाएगा, टोटल पाई माइनस 2 थीटा नोट। तो यहां से अपने पास में आ गया पाई माइनस 2 थीटा नोट। और 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 इक्वल टू यह आ जाएगा अपने पास में पाई/2 माइनस का थीटा नोट। ठीक है, 5/2 इक्वल टू पाई/2 माइनस थीटा नोट। अब जो हम डायरेक्शन निकालते हैं, यानी यहाँ पर हम किससे निकालते हैं, टेन थीटा से। तो टेन 5/2 क्या आ जाएगा, क्योंकि ये जो फाई एंगल है वो क्या है, इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन के बीच का एंगल है। तो टेन 5/2 इक्वल टू हमारे पास में आ गया टेन पाई/2 माइनस का थीटा नोट। तो टेन 5/2 इक्वल टू टेन पाई/2 माइनस थीटा नोट हमारे पास में आ गया। थीटा नोट का मान क्या था, थीटा नोट इक्वल टू था कोस इनवर्स 1/e। थीटा नोट इक्वल टू क्या था, कोस इनवर्स 1/e हमारे पास में था। अब जो हमारा ये टेन पाई/2 माइनस थीटा नोट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा नोट लिख सकते हैं। और कोट थीटा नोट को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है हमारा। यहाँ पर जो हमारा कोट थीटा है, कोट थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आ जाएगा कोस थीटा नोट डिवाइडेड बाय साइन थीटा नोट। और कोस थीटा नोट अपॉन साइन थीटा नोट ये क्या हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा कोस थीटा नोट, और ये हो गया √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा नोट। साइन थीटा क्या होता है, √1 माइनस स्क्वायर कोस थीटा। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी टेन 5/2 इक्वल टू कोस थीटा नोट अपॉन √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा नोट। और थीटा नोट इक्वल टू क्या है, थीटा नोट इक्वल टू हमारे पास में है कोस इनवर्स 1/e। तो कोस थीटा नोट क्या हो जाएगा, 1/e। ये वैल्यू रख दें हम लोग, कोस थीटा नोट की वैल्यू रख दें कि 1/e यहाँ पर अपना मान होगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी टेन 5/2 इक्वल टू कोस थीटा नोट 1/e डिवाइडेड बाय √1 माइनस 1/e का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारा टेन 5/2 आ जाएगा 1/e √e स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय e स्क्वायर। ये हमारे पास में किसका मान आ गया, टेन 5/2 का। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टेन 5/2 का मान आ जाएगा। इसको लिख लो। तो टेन 5/2 अपना 1/e √e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो टेन 5/2 इक्वल टू ये जो हमारा ई स्क्वायर है इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये आ जाएगा ई, और ये 1/e है, ये यहां पर आ जाएगा, और ये बन जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1। तो ई से ई कैंसिल। तो टेन 5/2 इक्वल टू आ गया √e स्क्वायर माइनस 1। अब जो हमारा ई था, ई का मान क्या था, चूंकि ई इक्वल टू p² b² + 1 की पावर हाफ था।
तो ये मान जो हमारा इसके अंदर हम रख दें tan phi by 2 के अंदर। तो tan phi by 2 के अंदर हमने मान रखा, तो tan phi by 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। तो ये बन गया 1 अपॉन ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर करेंगे तो यहां से पावर हाफ हट जाएगी, तो यह आ जाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 की पावर हाफ। तो tan phi by 2 इक्वल टू आ गया 1 अपॉन पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल, और ये इसकी पावर हाफ, तो ये बन जाएगा p अपॉन बी, और इसे हम लिख लेंगे b अपॉन p। तो tan phi by 2 इक्वल टू आ गया b अपॉन p। अब इसके अंदर हम क्या रख दें, p का मान रख दें। उपरोक्त समीकरण में p का मान रखने पर p हमने किसको माना था, p इक्वल टू हमारे पास में था 2e b स्क्वायर अपॉन k। तो p का हम यहां पर मान रखें, तो हमारा p इक्वल टू था p इक्वल टू 2e b स्क्वायर अपॉन k। तो tan phi by 2 इक्वल टू b अपॉन 2e b स्क्वायर अपॉन k। तो b का स्क्वायर है, तो एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा अपना, और क्या बच जाएगा k अपॉन 2e, k अपॉन 2e b बच जाएगा। इस b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। b क्या है, हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर है। तो tan phi by 2 इक्वल टू k अपॉन 2e b। तो b इक्वल टू आ गया, b इक्वल टू आ जाएगा अपना k अपॉन 2e और 1 अपॉन tan phi by 2, और 1 अपॉन tan phi by 2 का मान क्या होगा, cot phi by 2। तो b इक्वल टू k अपॉन 2e, ये बन गया कोट फाइव बाई 2। तो यहां से कोट 5/2 हमारे पास में आ गया। अब जो हमारे स्मॉल के यहाँ पर चल रहा है, इस स्मॉल के को हमने क्या माना था, चूंकि के इक्वल टू क्या था 2k ZE², यही माना था हमने जब हमने फोर्स को डिफाइन किया था, रिपल्सिव फोर्स को। तो k इक्वल टू 2k ZE², जहां पर ये वाला जो हमारा k था, फोर्स कांस्टेंट जो हमारे पास में था, ये k इक्वल टू 1/4πε0। तो इसका मान आ जाएगा b इक्वल टू, इस k का मान भी हम रख दें साथ में, तो ये बन जाएगा 2ZE² डिवाइडेड बाय 2e, और ये हो जाएगा 4πε0 कोट 5/2। अब इसके अंदर हम e का मान भी रख सकते हैं। e इक्वल टू क्या था, हाफ mv0²। तो हाफ mv0² हम मान रख दें, तो e का मान आ जाएगा b इक्वल टू 2ZE² डिवाइडेड बाय 2, और ये बन जाएगा mv0², और ये वाला 2 पर चला जाएगा, 4πε0 कोट 5/2। अब इसके अंदर 2 × 2 4, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अपोन में हमारा क्या बच जाएगा 2mv0²।
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका मान लिख सकते हैं। या हम लोग यहाँ पर एक 2 से 2 को कैंसिल कर दें तो b इक्वल टू आ जाएगा 2ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट mv नोट स्क्वायर, e का मान हमने रख दिया, और ये आ जाएगा कोट 5/2। तो ये बन गया हमारा b का मान। अब जो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर b है उसके अंदर b और फाई के अंदर हमारा जो रिलेशन आ रहा है वो इस प्रकार आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हमारा b चेंज होगा, यानी अधिकतम मान से हमारा क्या हो, b 0 तक चेंज हो, यानी बहुत अधिक मान से क्या हो, ये 0 तक चेंज होगा, तो हमारा जो फाई है स्कैटरिंग एंगल वो क्या होगा, 0 से 180 तक चेंज होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अपने पास में इस इम्पैक्ट पैरामीटर यानी b का मान क्या हो, बहुत अधिक मान से क्या जाए, यानी लार्ज वैल्यू से ये 0 की ओर जाए। ठीक है, तब क्या होगा, फाई का मान 0 से पाई तक जाएगा, यानी 180 डिग्री तक जाएगा। जब हमारा b क्या हो जाए, 0 हो जाए, b का मान अगर 0 हो जाएगा तो फाई का मान क्या होगा, उस टाइम पर 180 होगा। जब b इक्वल टू 0 होगा तो फाई इक्वल टू क्या होगा, पाई 180 डिग्री होगा, क्योंकि जब हमारा b 0 हो जाएगा, b ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जब 0 हो जाएगी तो हमारा जो फाई है जो कि इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन के बीच का एंगल है वो क्या हो जाएगा, 180। इसका मतलब ये वाली दोनों डायरेक्शन मिल जाएंगी, इस प्रकार हो जाएगा। ये यहां से अपने पास में क्या है, ये वाली डिस्टेंस b है और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। तो जब ये और ये वाला एंगल क्या है, फाई है, इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो जब b कम होगा, तो b जब कम हो रहा है तो ये यहां से जो फाइनल डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, इसी प्रकार आ जाएगी, यानी ये हमारी एक सीधी लाइन आएगी जिसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है अगर वो क्या करे, हेड ऑन कोलिजन करे, यहाँ पर जो संघात हो रही है, सम्मुख हो रही है, यानी इसी डायरेक्शन से अगर वो आ रहा है तो क्या होगा, इसी पर वो वापस लौट जाएगा। यहाँ पर फाई का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर वो इस न्यूक्लियस के अलोंग, एक लाइन के अलोंग आ रहा है और इसी डायरेक्शन से अगर वो आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वापस इसी पाथ पर जाएगा, यानी वो इस प्रकार आया हुआ वापस लौट जाएगा। और ये वाला एंगल हमारा फाई क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस टाइम पर हमारी जो b का मान है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका फाई का मान क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जिस पाथ से वो आया उसी पाथ से वो क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। 180 डिग्री डिस्टेंस पर पाई पर क्या होगा, एंगल पर वो डिफ्लेक्ट होगा। और बाकी हमारा जिस तरह से b का मान वेरी करेगा वैसे ही फाई का मान क्या करेगा, वेरी करता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन होता है b और फाई के बीच में, जो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर है और स्कैटरिंग एंगल है। ठीक है, तो हमारा जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर हमारे पास में b और फाई के बीच में ये रिलेशन आता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको आगे करते हैं।